Do you know the meaning of the word organic? पता है ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? अगर तुम्हें क्या पता है, यहाँ क्या लिखा है छोड़. What do you think? Have you ever heard the word organic? Sorry? Natural. Natural. Okay. Organic is natural. ठीक है. और from the environment. Okay. You know, have you heard about organic food, organic farming? Very good. Very good. तो ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक क्लोथिंग भी आ गया है अब तो. दैट व्हाट यू मीन बाय ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक यहाँ पे जो बोला अभी के फ्रॉम द एनवायरमेंट और नेचुरल, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑर्गेनिक इज समथिंग which is not synthetic, not man-made, not made in factories. It is produced absolutely naturally. So organic is something which is found in nature. ये चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मतलब द केमिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग, ऑल द कंपाउंड्स which are found in nature, existing naturally or derived from natural sources, है ना, उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डालेंगे. सो केमिस्ट्री के बेसिकली दो डिविजन्स हैं. देर आर टू कंपार्टमेंट्स. केमिस्ट्री इज डिवाइडेड into two subjects, that is organic and inorganic. तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज the study of all the compounds which are existing naturally. Or you know, before 200 years there was one more idea associated with organic chemistry. So scientists used to believe that organic chemistry को हमें अलग से study करना पड़ेगा, इसलिए because any organic compound which you can get from a living being, nature, cannot be prepared artificially. इसको आर्टिफिशियली नहीं बना सकते. कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते. आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते मतलब कहां से मिलेगा फिर वो? नेचर से, नेचुरल सोर्सेस से. एंड दैट्स व्हाई दिस सब्जेक्ट हैज बीन डिफरेंशिएटेड. इसको एक अलग तरीके से पढ़ा जाने लगा. सो व्हाट अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? Inorganic chemistry is the study of all the compounds which are man-made, which are not found in nature, which are man-made, synthetically prepared in laboratory. Organic compounds cannot be prepared in laboratory. Inorganic compounds can be prepared in laboratory or are only prepared in laboratory. So ये पहले फर्क था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. अच्छा, when scientists studied organic compounds in greater detail, they found that most of the organic compounds, they contain an element which is carbon. Mostly सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन होते हैं. मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग बोल सकते हैं स्टडी ऑफ कार्बन एंड its compounds. Organic chemistry study of carbon and its compounds. क्योंकि उस सब में कार्बन पाया जाता है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सब में कार्बन है, बट फिर भी ये इनऑर्गेनिक है. क्योंकि इनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं. ये नेचुरली अकर करता है. CO2 हम जब एक्सेल करते हैं तो वी एक्सेल CO2, और प्लांट्स को रेस्पिरेशन के लिए CO2 की जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस में. सो CO2 इज समवॉट ऑर्गेनिक, बट देर आर n number of
chemical reactions where CO2 is prepared in laboratory. तो मतलब ये ऑर्गेनिक नहीं है. CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, these are all inorganic. उसके अलावा कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है, यू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट? 118. वो 118 एलिमेंट्स सारे के सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े जाते हैं. ऑल ऑफ देम. सिर्फ अकेला कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर आता है, क्योंकि कार्बन सारे ऐसे कंपाउंड्स में पाया जाता है जो नेचुरली अकर करते हैं, विच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी. ऐसा साइंटिस्ट मानते थे. ठीक है, ये आज से 200 साल पहले का आइडिया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑल द कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली, विच आर मोस्टली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. फिर एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था फ्रेडरिक वोलर. फ्रेडरिक वोलर ने एक थियरी दी, वाइटल फोर्स थियरी. आई एम सॉरी, मैंने अलग बोला है. फ्रेडरिक वोलर ने एक थियरी को रिजेक्ट किया जिसका नाम था वाइटल फोर्स थियरी. वाइटल फोर्स थियरी ये बोलती है कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली अकरेंगे और उनको लेबोरेटरी में नहीं बना सकते. फ्रेडरिक वोलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया एंड ही रिजेक्टेड दिस थियरी, वाइटल फोर्स थियरी. वाइटल फोर्स मतलब पता है ना, वाइटल फोर्स इज लिविंग थिंग्स के अंदर जो फोर्स होता है, या फिर जो you know any living thing has some energy which is driving it, which is the vital force, जिसको हम vital force बोलते हैं. तो vital force theory says that no organic compound can be prepared in a laboratory. So what did this guy do, Frederick Wöhler? He disregarded this theory and proved it wrong. How did he do that? So Frederick Wöhler was the first person to prepare urea in laboratory. Now urea was considered before this, before Frederick Wöhler prepared in laboratory, urea was considered to be a organic compound because it was found in human and animal urine. यूरिन जो होता है ना, उसका मेन पार्ट है यूरिया. और यूरिया साइंटिस्ट नहीं बना पाए लेबोरेटरी में, क्योंकि ये तो डायरेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलता है, तो लेबोरेटरी में नहीं बना सकते. लेकिन फ्रेडरिक वोलर ने फर्स्ट टाइम यूरिया बना दिया विदाउट एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ही मेड दिस यूरिया इनटू एक्स्ट्रा. 4 लोग हैं, बैठ सकते हो लेकिन बात नहीं करना, बिल्कुल शांति से यहां पे बैठ सकते हो. सो यूरिया को उसने डिवाइस किया लेबोरेटरी में एंड ही डिमोलिश्ड द वाइटल फोर्स थियरी. और उसने बोला कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम की कोई चीज नहीं होती है, हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं, और ये उसका एग्जाम्पल है. और उसके बाद सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे तुम्हें पता होगा कि जो प्लांट्स और एनिमल्स में जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सब सिंथेटिकली भी प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग लेबोरेटरी में. मतलब उसको प्लांट से या एनिमल से डिराइव करना जरूरी नहीं है, सिंथेटिकली बना सकते हैं. सब कुछ आर्टिफिशियल बन सकता है, क्योंकि ये सिर्फ केमिकल कंपाउंड्स का खेल है. अगर राइट प्रपोर्शन में और राइट कंडीशंस में केमिकल्स को साथ में लाया तो एक नया कंपाउंड बन सकता है, तुम्हें जैसा चाहिए वैसा. ठीक है. सो धीरे धीरे ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी नोन थे वो सब केमिस्ट्री लैब में बनने लगे. और ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पूरा एक आइडिया था वो डिस्ट्रॉय हो गया. बट ये द नेम गॉट स्टक, ये नाम ऐसा ही रह गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसमें अभी कुछ ऑर्गेनिक नहीं है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. देयर इज नथिंग ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है. बट व्हेन यू बाय फूड, when you buy vegetables or when you buy anything which you are going to consume, and if they are saying that this is organic, that means, उसका मतलब तुम्हें पता है,
if they are claiming that this is an organic compound, or this is an organic produce, इसका मतलब है कि जब उसको वो लोग ने प्रिपेयर किया तो कोई भी आर्टिफिशियल या मैनमेड चीज का यूज नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू बाय ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, हाउ डू दे ग्रो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स? उसके पूरे ग्रोइंग प्रोसेस में फर्टिलाइजर से लेके, पेस्टिसाइड से लेके, जितनी भी चीजें हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है. मतलब फर्टिलाइजर में मैन्योर का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स में वो लोग कुछ ऐसे कंपाउंड्स का पेस्टिसाइड बनाते हैं जिसमें कोई केमिकल नहीं है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, सब नेचुरल. जैसे नीम के पत्ते होते हैं, नीम के पत्ते का जूस बनाते हैं वो लोग और उसको स्प्रे करते हैं, उससे जो भी कीड़े हैं वो मर जाते हैं, पेस्टिसाइड. मैन्योर में वो लोग जो एक्सक्रीटा होता है कैटल्स का, उससे मैन्योर बनाते हैं, और जो डिकम्पोज्ड प्लांट्स और उससे, और उसको वो लोग फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज करते हैं. मतलब देर इज नथिंग विच इज आर्टिफिशियल. So that is organic produce, and they say that with organic produce, the quality of the soil is always maintained. It will never become infertile, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम इस कंट्री में माना जाता है. बट अब बहुत सारे फार्मर्स ऑर्गेनिक वे में फार्मिंग करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर. What we are going to study in this chapter is about carbon. So let us bring our attention to carbon itself. कुछ चीजें तुम्हें जो याद रखनी है, जो मैंने तुम्हें अभी स्टोरी बताई, that is the name. The first name which you have to remember is Frederick Wöhler. कब उसने और ये थियरी डिस्कार्ड की? 1828 में. कौन सी थियरी डिस्कार्ड की उसने? वाइटल फोर्स थियरी. क्या बनाया था उसने लेबोरेटरी में? यूरिया. कैसे बनाया यूरिया? अमोनियम साइनेट नाम का एक कंपाउंड लिया उसने, NH4CNO, और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड था. उसको उसने हीट किया और इससे बन गया CONH2 ट्वाइस, और इसका नाम है यूरिया. ये है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो दिस इज द मेथड विथ विच ही प्रिपेयर्ड द फर्स्ट organic compound in laboratory. Then और एक साइंटिस्ट था कोल्बी, 1845, maybe around 20 years later, he prepared acetic acid from its constituent elements carbon, oxygen and hydrogen. Then Berthelot in 1856 prepared methane, and many other scientists then started preparing organic compounds in laboratory. So that vital force theory was completely demolished. ठीक है, सो ये सारी चीजें याद रखना, आ सकती है, पूछ सकते हैं तुम्हें. ओके, अब ये क्यों, व्हाई डू वी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेपरेटली? दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि क्यों इसके ऊपर एक अलग चैप्टर दिया है. तुम्हारे केमिस्ट्री में 12 चैप्टर है, उसमें से एक अलग चैप्टर सिर्फ ऑर्गेनिक के लिए क्यों दिया है? इनफैक्ट दिस इज नॉट इनफ टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. This is very small fraction of a whole subject. In fact, chemistry दो पार्ट में मैंने तुम्हें बताया डिवाइडेड है, एक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक. एंड ऑर्गेनिक इज मच मोर लार्जर देन इनऑर्गेनिक. इसीलिए इसको अलग से पढ़ना पड़ता है. इसको नॉर्मल यूजुअल केमिस्ट्री में नहीं पढ़ सकते हम लोग, बिकॉज इट इज अ ह्यूज वास्ट सब्जेक्ट. और इस वास्ट होने के पीछे का रीजन क्या है? The nature of carbon and its ability to form millions of compounds. So carbon के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो अलग अलग तरीके के कंपाउंड बनाता है और अलग अलग तरीकों से कंपाउंड बनाता है. So that makes it, very difficult to put them into your regular chemistry. So we have to separate them. कार्बन का कंपाउंड है, मतलब अलग से पढ़ना है इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का मेथड भी अलग है, इनऑर्गेनिक से बिल्कुल अलग. सो दैट्स व्हाई सेपरेट ब्रांच फॉर इट. और एक चीज है इसको सेपरेट ब्रांच बनाने के पीछे रीजन, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड, और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर फाउंड इन
almost all walks of life. We are right now surrounded by carbon compounds. Our clothes, our gadgets which we use, the furniture in front of us, the paint, in fact everything, कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर का जो प्रोसेस होता है, तुम्हारे अराउंड जितनी भी चीजें हैं उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज होता ही होता है. तुम्हारे डे टू डे प्रोडक्ट्स में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. सोप, डाइज, शैम्पू, डिटर्जेंट, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, फूड प्रिपेयर करने के लिए जो फ्यूल लगता है दैट, ठीक है, मतलब यू योर सेल्फ आर मेड अप ऑफ कार्बन, यू आर कार्बन कंपाउंड. ठीक है. सो जस्ट इमेजिन कि इसका कितना वाइड एप्लीकेशन है, हर जगह यूज होते हैं कार्बन कंपाउंड्स. तो डोंट यू थिंक दे शुड बी स्टडीड सेपरेटली? कैन यू पुट देम इन योर रेगुलर केमिस्ट्री एंड स्टडी देम? नॉट पॉसिबल. इतने ज्यादा वैरायटी या फिर इतने ज्यादा जो वर्सेटिलिटी के साथ हम इसको नॉर्मल केमिस्ट्री में इंक्लूड नहीं कर सकते. वी हैव टू मेक अ सेपरेट सब्जेक्ट फॉर इट. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉट जस्ट वन चैप्टर, इट इज अ सब्जेक्ट इन इटसेल्फ. ठीक है. इसके पीछे का रीजन मैंने बताया. ये देखो सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दिया है, प्लांट्स, एनिमल्स, कोल, पेट्रोलियम, फर्मेंटेशन, वुड, सिंथेटिक मेथड्स. तो ये सारे मेथड से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिराइव कर सकते हैं. उसके बाद कंपैरिजन दिया है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का. आई होप एवरीवन हैज दिस बुक. आई विल अगेन शेयर द पीडीएफ इन द ग्रुप. इफ somebody doesn't have it, they can refer to the PDF. But this is extremely important. दो टाइप के तुम्हारे मेजर जो कैटेगरीज है कंपाउंड्स के, वो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक मतलब कार्बन कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक मतलब बाकी सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड्स. उसमें क्या फर्क है? सबसे पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंस ऑफ कार्बन मैंडेटरी है. बिना कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता कभी भी. इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में है कार्बन, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड में नहीं है कार्बन. तो सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट ऑर्गेनिक. कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो नॉट ऑर्गेनिक. दोनों इनऑर्गेनिक में आते हैं. वाटर में सोल्यूबल नहीं होते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक कार्बन डाइसल्फाइड और टोल्यूइन. ठीक है. एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे अल्कोहल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, टोल्यूइन, कार्बन डाइसल्फाइड. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे डू नॉट डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों लो होते हैं. इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं. Organic compounds are generally very good fuels. They burn very easily. All your petroleum products are organic compounds, so they are inflammable. They catch fire easily. Inorganic compounds, they do not. Organic compounds are made up of covalent bonds by sharing of electrons. Inorganic compounds, they form ionic bonds. Organic compounds are non-electrolytes. Inorganic compounds are good electrolytes. They are they show the phenomena of isomerism. हम लोग ये सीखने वाले हैं. What is isomerism? ये हम लोग सीखने वाले हैं. और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म नहीं होता है. कलर एंड स्मेल, दे हैव डिस्टिंग्विश कलर एंड स्मेल, वेरी कैरेक्टरिस्टिक. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जनरली कलर्स और ओडर नहीं होते हैं. Organic compounds, they are not so reactive. Their molecular reactions are very slow. ठीक है, because उनमें bonds बहुत ज्यादा होते हैं. Inorganic compounds में दो टाइप के compounds होते हैं, एक ionic और एक covalent. Ionic are very reactive and covalent are not so reactive. They do slow reactions.
तो ये एक डिफरेंस है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और इसको हम लोग आगे और अच्छे से समझेंगे व्हेन यू नो दैट व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड व्हाई वी आर स्टडीइंग। ये एक जो मैंने तुम्हें अभी एक एग्जांपल दिया ना, उसके ऊपर ये एक पैराग्राफ है विच इज वेरी like it proves everything why we are studying this chapter. Organic compounds are extremely useful to us in our daily life. The soaps and the shampoos we use while taking bath, the powders, perfumes, etc. we apply on the body, the clothes we wear, the food we eat, carbohydrates, proteins, fats, vitamins, fuels we use, natural gas, petroleum, medicines, explosive, dyes, insecticides, everything is organic compound made up of carbon compounds. There is hardly any walk of life where we do not need organic compounds. So that's why we are studying this chapter. ठीक है, so chapter अब शुरू हो चुका है and we will start with unique nature of carbon. कोई मुझे बता सकता है कार्बन का मास नंबर कितना है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर 12 है, मास नंबर 12 है, एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक मास 12 है, एटॉमिक नंबर कितना है? 6. This is A and this is Z. Z is atomic number which is equal to the number of protons or the number of electrons. But A is equal to the number of protons plus the number of neutrons. पता है ना ये? तो मतलब कार्बन के पास कितने प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं? करेक्ट, ये है कार्बन। कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? न्यूक्लियस होती है, प्रोटॉन्स कितने होते हैं, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसकी वैलेंसी कितनी है, क्या हो गया, वैलेंसी कितनी है, 4। वैलेंसी कितनी है, 4 वैलेंसी का मतलब क्या होता है, ये कभी 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा, करता है कभी कभी, ये लूज करता है 4 इलेक्ट्रॉन, वो भी करता है बट बहुत रेयरली, बट मोस्टली ये प्रेफर क्या करता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना, शेयर करता है ये 4 इलेक्ट्रॉन को। शेयर करके क्या करेगा, ये जो यहाँ पे स्पेसेस है ना बाकी 4 इलेक्ट्रॉन की, उसको वो कैसे भी तो फुल करना चाहेगा, तो मतलब आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, बट ये कैसे करेगा, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? मतलब कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन शेयर करना जानता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करना जानता है वो, 4। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कार्बन, therefore कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट का मतलब पता है, टेट्रावैलेंट का मतलब है उसकी वैलेंसी इज 4। टेट्रावैलेंट का मतलब वैलेंसी 4 है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जब वो शेयर करेगा, जस्ट इमेजिन शेयरिंग कैसे होती है, कोवेलेंट बॉन्ड बना के। और कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, कौन से? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ये कार्बन है ना तीनों बनाता है, उसके पास वैलेंसी है ना उतनी। हाइड्रोजन बना सकता है तीनों, एक ही इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा वो, सिंगल ही बनाएगा हमेशा, डबल बनाएगा क्या कभी,
ऑक्सीजन क्या बनाएगा? डबल ही बनाएगा। ऑक्सीजन के पास ऑप्शन ही नहीं है, हाइड्रोजन के पास ऑप्शन ही नहीं है, इसके पास ऑप्शन है। सो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होने की वजह से इट हैज गॉट ऑप्शंस ऑफ मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड विथ डिफरेंट एलिमेंट्स। हो सकता है वो सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड बनाए 4 हाइड्रोजन के साथ, या फिर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के साथ कर सकता है ना। एक डबल और 2 सिंगल भी कर सकता है, एक ट्रिपल और एक सिंगल भी कर सकता है, 4 सिंगल भी कर सकता है, 2 डबल भी कर सकता है, उसको जो चाहिए कर सकता है वो। सो टेट्रावैलेंसी की वजह से द ऑप्शंस हैव ओपनड अप फॉर कार्बन, ड्यू टू विच इट कैन make bonds with other elements to attain stability, to make molecular compounds. So can you imagine how many molecular compounds it can make? Multiple, because of this nature, because of this tetravalency. तुम बोलोगे सर इसके नीचे तो और एक टेट्रावेलेंट है, वो भी तो कर सकता है ये, तो कार्बन क्यों हीरो है? उसकी भी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होनी चाहिए। कार्बन के नीचे कौन आता है उसके ग्रुप में? ग्रुप 14 में। पीरियोडिक टेबल बुक है, खोल के देखो यार। क्या है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 284। सही है, इसका 2,4 है ना, उसका 284 है। वो भी तो कर सकता है ऐसा, वो करता भी है, लेकिन सिलिकॉन के जो बॉन्ड्स है ना वो स्टेबल नहीं है। कार्बन के जो बॉन्ड्स है, चाहे वो सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल हो, दे आर वेरी स्टेबल। सो कार्बन कैन effortlessly create numerous compounds of variety, different variety, with stability. Silicon has same kind of structure, same tetravalency, but there is no stability. The compounds are not stable, whereas carbon has stable compounds. So एक जो reason है why carbon compounds are so many in numbers, ये है टेट्रावेलेंसी। अच्छा, बिफोर आई टेल यू के वाई, मतलब कितने कार्बन के कितने कंपाउंड्स हैं, तो लेट मी टेल यू दैट टिल डेट देयर आर 5 million compounds of carbon known already known। 5 million मतलब 50 lakh, and every year 1,000 more are getting added to this list। every year more and more compounds are getting added, मतलब ये लिस्ट बड़ा हो रहा है। कार्बन के कंपाउंड एक तरफ, और ये कार्बन है अकेला, और बाकी 117 एलिमेंट्स आई एम सॉरी, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, आई एम सॉरी, 117 एलिमेंट्स एक तरफ और उनके कंपाउंड्स एक तरफ, और कार्बन के एक तरफ। कार्बन के सबसे ज्यादा है, बाकी के 117 एलिमेंट्स के कंपाउंड मिला के भी इतने नहीं है। तो कार्बन को अलग से पढ़ना बनता है कि नहीं? क्यों बनाता है इतने कंपाउंड कार्बन? वन ऑफ द रीजन इज टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी मतलब आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, जिसको वो अलग अलग तरीकों से क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है। इट कैन मेक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज ऑल्सो पॉसिबल। 4 सिंगल बॉन्ड, यस। एक सिंगल, एक ट्रिपल, यस। 2 सिंगल, एक डबल, यस। 2 डबल, यस। है कि नहीं? ये इज दिस अ वैलिड रीजन फॉर सो मेनी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन टू एग्जिस्ट और नॉट? यस इट इज। ठीक है, सो एक चीज हो गई क्लियर कि कार्बन इज टेट्रावेलेंस एंड इट कैन मेक सो मेनी कंपाउंड्स। दूसरा रीजन है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग। कार्बन is a compound which can make bond with itself,
खुद के साथ ही बॉन्ड बनाता है। तुम बोलोगे सर इसमें क्या नई बात है, ऑक्सीजन भी तो बनाता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पता है O2, इसका तुम्हें याद होगा डबल बॉन्ड होता है ना दो ऑक्सीजन के बीच में, है ना, इसका कंडेंस स्ट्रक्चर है O2 का, तो ऑक्सीजन भी कर सकता है। तो कार्बन क्या नया कर रहा है, कार्बन खुद के साथ जो चेन्स बनाता है दे आर वेरी वेरी लॉन्ग। देर आर सम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन नोन which has got around up to 70 carbon atoms in a single chain। कितने? 70। ऑक्सीजन में सिर्फ 2 है। कार्बन कितने कर सकता है लिंक, सेल्फ लिंक? अप टू 70 आर नोन। और वो तो पुरानी बात है, अब तो शायद और भी कुछ इसमें नया आया होगा स्ट्रक्चर। सो देर आर वेरियस shapes and kinds of links and bonds which carbon can make, which makes it very unique। कौन करता है ऐसा? कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है? देखो, कार्बन के पास सपोज ऐसे मैंने ये 4 लाइन बनाई है, पता है 4 लाइन क्या है? सिंगल बॉन्ड्स। यहां पे कार्बन आ सकता है, यहां पे, यहां पे, यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, यहां पे, ऐसे चेन्स बन रही है कार्बन की। पूरा एक ऐसा नेटवर्क रेडी हो जाएगा कार्बन का। कैन ऑक्सीजन डू दिस? नो, इट कैन नॉट डू दिस। अच्छा, इसकी अपनी भी वैलेंसीज है, तो यहाँ पे कुछ और कनेक्ट होगा, यहाँ पे कुछ और कनेक्ट होगा, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, इधर कुछ और, इधर कुछ और, इधर कुछ और। समझ रहे हो तुम? और ये जो खाली जगह है यहाँ पे कोई भी आ सकता है जिसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। हाइड्रोजन आ सकता है, ठीक है, क्लोरीन आ सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दूं, मतलब इन दोनों को साथ में ले लूं, ये वाले को और ये वाले को, तो मैं इससे डबल बॉन्ड बना के यहाँ पे ऑक्सीजन भी डाल सकता हूं। मतलब क्या क्या हो सकता है। हमें पता ही है कि कार्बन टेट्रावेलेंट है, बट सेल्फ लिंकिंग भी है उसके पास, कैटेनेशन बोलते हैं उसको। सो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन which makes it even more unique, and even many more carbon compounds can be generated with this property। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी तो अपने आप में ही यूनिक थी, जिससे ऑलरेडी बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स क्रिएट हो रहे थे, ये इससे और ज्यादा हो जाएंगे। सो नाउ यू सी व्हाई 5 मिलियन compounds of carbon exist and why many more are added to this list of already 5 million existing compounds, because of these two properties, that is tetravalency and catenation। Are you all feeling very cold? Me too। थोड़ी देर बंद कर। Are you feeling warm over there? ठीक है, और एक है यार, और एक प्रॉपर्टी है। मैंने तुम्हें बताया ना कार्बन खुद के साथ लिंक कर सकता है। हाउ कैन इट लिंक विथ इटसेल्फ? इट कैन लिंक विथ इटसेल्फ इन 3 मैनर। नंबर 1, इट कैन फॉर्म स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऐसे। इट कैन फॉर्म ब्रांचेस, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रांचेस वाला एक स्ट्रक्चर बताया था तुम्हें। ये देखो यहाँ पे ऐसे 2 ब्रांच है, एक ऊपर जा रही है, एक नीचे जा रही है। यू सी, एक स्ट्रेट लाइन है और ऊपर ब्रांचेस बन रही है, ऊपर और नीचे। सो इट कैन फॉर्म ब्रांचेस लाइक दिस, और इट कैन मेक लूप्स लाइक सर्कुलर साइक्लिक चेन्स। साइक्लिक चेन्स मतलब ऐसे, यू सी दिस, 3 कार्बन ऐसे ट्राइंगल बना रहे हैं, 6 कार्बन, 6 कार्बन एक ही रिंग में। सो वो साइक्लिक तरीके से भी कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, स्ट्रेट चेन्स भी बना सकते हैं और ब्रांचेस भी बना सकते हैं। दे कैन कनेक्ट विथ ईच अदर इन एनी मैनर। सो दैट इज वन मोर यूनिक फीचर, कि सिर्फ वो खुद के साथ कनेक्ट नहीं होते, खुद के साथ अलग अलग तरीके से भी चेन सेल्फ लिंकिंग कर सकते हैं, एंड दैट इज वन वेरी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, दूसरा, टेट्रावैलेंसी में मैंने ये पार्ट क्लियर कर लिया था।
कि it can form different types of bonds, single, double, triple, every bond. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल भी होता है, और दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी ये अपने अपने टाइप के बॉन्ड बना लेता है। हाइड्रोजन के साथ सिंगल, ऑक्सीजन के साथ डबल, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल एंड सो ऑन। मतलब कोई भी एलिमेंट आ जाए उसके साथ वो बॉन्ड बनाने के लिए वो रेडी रहता है। जस्ट इमेजिन हाउ मेनी कंपाउंड्स इट कैन क्रिएट। ऐसा कोई दूसरे कंपाउंड्स नहीं करते, ठीक है, दूसरे एलिमेंट्स। दिस यूनिक नेचर ऑफ carbon atom, catenation and tetravalency, gives rise to the formation of large number of compounds. More than 5 million organic compounds are known today, and thousands of new compounds are added every year to the existing lot. All this, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि क्यों हम पढ़ रहे हैं चैप्टर। All this demands a separate branch of chemistry, that is organic chemistry. Organic chemistry may be defined as the chemistry of hydrocarbons and their derivatives. So there's a new name in front of you, hydrocarbon. What is hydrocarbon? Compounds containing hydrogen and carbon. Compounds containing hydrogen and carbon are known as hydrocarbons. तो हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें मेनली हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हाइड्रोकार्बन। कार्बन के बारे में तो हमने शुरुआत कर ली, क्यों कार्बन इतना यूनिक है पता चल गया अपने को, एंड क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग से पढ़ते हैं वो भी समझ में आ गया। बट देन एक्चुअली विच कंपाउंड आर वी गोइंग टू फोकस ऑन? सो द टाइप ऑफ कंपाउंड्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी आर हाइड्रोकार्बन्स। Okay. Let's start if you guys are ready. Are you? Sir, that hydrocarbon they also released from factories, right? Factories and industries, and this आते हैं, आपसे बाद में बात करेंगे। Okay. Rather than drawing myself, I will show you here. So hydrocarbons are mainly of two types: aliphatic or open chain compounds and cyclic or closed chain compounds. Cyclic हमने देखा एक एग्जाम्पल, एक ट्राइंगल जैसा शेप था या फिर एक हेक्सागन जैसा शेप था। That we'll study a little later, मतलब साइक्लिक है हमारे सिलेबस में बट बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग ये एलिफेटिक या फिर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। In open chain hydrocarbons or aliphatic hydrocarbons, you have two types. One is saturated hydrocarbons and the other is unsaturated hydrocarbons. So that's what I was writing and explaining to you कि ये क्या है। So hydrocarbons are mainly of two types, saturated and unsaturated. So what do you mean by this? So saturated hydrocarbons में you have alkanes, and alkanes are the hydrocarbons having carbon-carbon single bond. कैसे जानते हो इसको हम लोग? कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये होते हैं alkanes. Unsaturated हाइड्रोकार्बन में वापस दो टाइप है. There is alkenes and alkynes. Alkenes is carbon-carbon double bond.
alkynes is carbon carbon triple bond. These both are categorized under unsaturated hydrocarbons. क्यों सैचुरेटेड और क्यों अनसैचुरेटेड, थोड़ा केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा. फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर दे. ठीक है, क्यों उनको ऐसा बोलते हैं उसका रीजंस धीरे धीरे वो ओपन अप होगा. बट फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये व्हाट आर अल्कीन्स, अल्काइंस, व्हाट इज दिस डबल ट्रिपल सिंगल बॉन्ड और इससे क्या फर्क पड़ता है. सो लेट मी टेल यू दैट व्हाट वी आर स्टडिंग इज हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स मतलब इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला, ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन. सो लेट अस स्टार्ट विथ अल्केन्स जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है. इसका जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर नंबर 1, इसमें सिर्फ एक ही कार्बन होता है, सिंगल कार्बन. और वो सिंगल कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4. वी नो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4. बट इसका जो फर्स्ट मेंबर है उसमें सिर्फ एक कार्बन होता है. कैन आई अगेन आस्क यू व्हाट आर वी स्टडिंग? हाइड्रोकार्बन. तो अगर इसमें सिर्फ एक कार्बन है तो ये जो 4 खाली जगह है उसमें कौन होगा? हाइड्रोजन. तो यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन और यहां भी हाइड्रोजन. ये है इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है CH4. क्या नाम है? CH4 क्या होता है? मीथेन. इसका नाम है मीथेन. अब इसके नाम के पीछे एक स्टोरी है. इसका नाम मीथेन क्यों है? तुम बोलोगे नाम के पीछे क्या है? मीथेन रख दिया होगा किसी ने नाम. तो देयर इज एक्चुअली a science behind naming hydrocarbons, and the science was developed by an organization called IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है. ये वर्ल्ड वाइड जो भी केमिस्ट्री के फील्ड में रिसर्च होती है या फिर डेवलपमेंट्स होते हैं उनकी गाइडलाइंस ये लोग सेट करते हैं. तो तुमने सपोज तुम एक केमिस्ट हो, साइंटिस्ट हो, और तुमने अपनी लैब में एक कंपाउंड बनाया है और तुम्हें लगता है यूनिक चीज है, तो तुम जाके उनके पास सैंपल लेके जाके रिसर्च अपनी प्रूव कर सकते हो कि यू हैव प्रिपेयर्ड दिस कंपाउंड. दे विल research, they will check your research, they will check the compound, its constitution, and if you have really made a unique compound, they will give it a name. जो नामकरण होता है ना वो लोग करते हैं. ये लोग नाम देते हैं किसी भी कंपाउंड को और उसके पीछे एक पूरा साइंस है, उनकी पूरी एक मेथोडोलॉजी है कैसे किसी कंपाउंड को नाम दिया जाता है. तो ये मीथेन जो नाम है ना उसके पीछे एक रीजन है. मीथेन क्यों है इसका नाम, दैट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है, सबसे पहले इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई द नेम इज मीथेन, मीथेन वर्ड में 2 वर्ड छुपे हुए हैं. एक तो है रूट वर्ड और एक है सफिक्स. दो मैंने हाईलाइट किए दिख रहे हैं तुम्हें. रूट वर्ड क्या है? मेथ. सफिक्स क्या है? एन. ये मेथ कहां से आया? सो मेथ इज अ रूट वर्ड विच इज गिवन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली 1 कार्बन. जिसके पास एक कार्बन होता है उसमें कौन सा रूट वर्ड होता है? मेथ. तो ऐसे एक लिस्ट दी IUPAC वालों ने कि तुम लोग टेंशन में ना आ जाओ, लिस्ट है अपने पास. सो आई विल राइट द लिस्ट ओवर हियर एंड यू कैन रेफर और तुम खुद नेमिंग कर सकते हो. तो मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड रूट वर्ड. अगर एक कार्बन है तो रूट वर्ड क्या होगा? 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स,
7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक, और आगे भी ये चलता रहता है, आगे भी है। अपने को हेक्स से आगे नहीं बढ़ना, हेक्स से ज्यादा अपना काम भी नहीं, हेक्स तक अपने को याद। So this is one table which is given by them for you to remember and name the hydrocarbons appropriately according to the number of carbon atoms present in each molecule of that hydrocarbon. तो मैंने तुम्हें बताया यहाँ पे इसका नाम है मीथेन। मैथ क्यों है ये तो समझ में आ गया, रूट वर्ड क्यों है, क्योंकि इसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन का रूट वर्ड मैथ है। व्हाट अबाउट द सफिक्स? सफिक्स मतलब नाम के पीछे लगने वाला साउंड या फिर वर्ड या फिर लेटर्स। सफिक्स है एन, और ये एन आता है उसके नाम से। उसका नाम देखोगे आल्केन, एंड में दिख रहे है तुम्हें? सो दिस जस्ट लाइक सरनेम, सरनेम होती है किसी नाम के पीछे सरनेम होती है, तो इसका नाम है मेथ और इसकी सरनेम है एन, क्योंकि इसकी फैमिली कौन सी है? आल्केन। आल्केन क्यों है ये? क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, तो IUPAC ने बोला कि इनको आल्केन बोलेंगे, और आल्केन में एंड में ANE लगता है, इसलिए हर आल्केन के पीछे रूट वर्ड के पीछे हम ANE लगाएंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन। समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? ओके, सो दिस इज द फर्स्ट hydrocarbon in the homologous series of alkane. If you pay attention, I just use a word called homologous series. Homologous series is nothing but a family. किसकी फैमिली? अल्केन की फैमिली। अल्केन की फैमिली में अकेला नहीं है मीथेन, इसके आगे बहुत सारे मेंबर्स हैं, और किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की जो सीरीज होती है, उसकी जो फैमिली होती है, उसको हम लोग होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद आने वाले जो हाइड्रोकार्बन्स है उनकी प्रॉपर्टी फर्स्ट हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी से बहुत सिमिलर होती है, क्योंकि उनका एक तो बॉन्डिंग एक टाइप का है, स्ट्रक्चर सिमिलर है, और एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वी से दैट दे बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। विच होमोलोगस सीरीज? अल्केन। द होमोलोगस सीरीज ओवर हियर इज अल्केन। ये बाकी लोग सो तो नहीं गए ऑनलाइन? क्योंकि किसी का कैमरा ऑन नहीं, तो सब लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। अब मैं ये बताऊं अल्केन, होमोलोगस सीरीज, ये ना वो, या फिर तुम्हें कैमरा ऑन करने के लिए रिमाइंड करूं, तो मैं तुम्हारे सामने नहीं देखूंगा। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम मुझे बता सकते हो, बिकॉज इफ इन बिटवीन आई टेल यू ऑन योर कैम, इनका भी फ्लो टूटता है, तो आई विल नॉट डू दैट। ठीक है? अगर तुमको तकलीफ है तुम मेरे से बात करो, तो मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड मेंबर, अब बहुत बट नेचुरल है यार, सेकंड मेंबर है तो कार्बन 2 हो जाएंगे, सो दिल बी 2 कार्बन्स, one after another. Now each carbon has got a valency of 4. Did you notice one thing? मैंने जब 2 कार्बन बनाए उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना है? क्यों? क्योंकि अल्केन फैमिली का यही कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कार्बन के 3 बॉन्ड बनेंगे और इस कार्बन पे के यहाँ पे कितने बनेंगे? 3, और ये हर एक एम्प्टी स्पेस में कौन आ जाएगा? क्यों एच आएगा? दूसरा कोई क्यों नहीं आएगा? बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा अभी ये तो मैंने इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाया है, इसको क्या बोलते हैं पता है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये जो लोग घर से देख रहे हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू टेक नोट्स ईदर नाउ और लेटर। मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट इसकी नोट्स तुम्हारे पास होनी चाहिए। मैं आज फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अभी तो सुन लो सिर्फ, लेकिन तुम्हें ये देखना पड़ेगा।
क्योंकि क्या होगा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये एक बार देखने से सुनने से नहीं समझ में आती है, इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। सो मेरा सजेशन है, ये तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। मेरा सजेशन है, अभी तुमने मेरे से लाइव में लेक्चर सुना फिजिकल में, नेक्स्ट टाइम जब करोगे ना तो चैप्टर रीड करने मत बैठो, ये वीडियो ऑन करो और नोट्स लो, तो तुम्हारा रिवीजन इतने अच्छे से होगा, तुम्हें चीज़ें याद हो जाएगी, तुम्हारा जो एफर्ट्स है वो कम हो जाएंगे। बिकॉज आई एम नॉट रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग वन वन वर्ड, आई एम डायरेक्टली गिविंग यू द जिस्ट ऑफ द होल टॉपिक। अगर एक एक चीज पढ़ने जाएंगे तो कंफ्यूज होंगे बीच में, बहुत लंबा भी हो जाएगा। सो डू दैट इफ यू आर रियली मूव्ड बाय द स्कोर विच यू हैव गॉट, वॉट एवर इट वॉज, बट मिस हैपनिंग था वो नहीं होना चाहिए, देन फॉलो द इंस्ट्रक्शन, नहीं तो ये बार बार होगा। या यू कैन, बट वाई देयर इज डाउट? नहीं, बट वाई डिड यू ट्राई इट? हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्राई? ये तो ऐसे तो नहीं चलेगा यार, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद तुम उसको ऐसे ही छोड़ रहे हो, मतलब क्या बोले। मुझे कल तक 100% खत्म चाहिए ये सब कुछ, याद रखो 100%। सो वर्क अकॉर्डिंगली। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर गाइस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोग और एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे इसको हम इजीली याद कर सके। तो इसका जो इजी वे है याद करने का, दैट इज कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। कंडेंस्ड स्ट्रक्चर कैसा है देखो, H3C सिंगल बॉन्ड CH3। कुछ समझ में आया क्या किया मैंने? ये तीनों जो H है ना, उसको मैंने समेट लिया एक साथ और H3 बना के डाल दिया, और बाकी वो साइड वाले जो तीनों हाइड्रोजन है उसको भी मैंने एक साथ कंडेंस करके इधर डाल दिया। तो इसमें हाईलाइट कौन हो रहा है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। हाईलाइट कौन हो रहा है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। वो क्यों इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करना? क्योंकि फैमिली का नाम है अल्केन, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिखना चाहिए। अच्छा, ये हो गया इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। इसके बाद आता है तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको हटा दो, ये तो है तुम्हारी बुक में भी, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। इसके बाद आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कितने कार्बन दिख रहे हैं तुम्हें इसमें? 2 कार्बन, राइट? हाइड्रोजन कितने हैं? 6। C2H6। ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और लास्ट चीज जो इसके बाद आएगी, दैट इज IUPAC नेम। बताओ, IUPAC नेम में मैंने क्या बोला था? कोई भी नाम को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, रूट वर्ड और सफिक्स। बताओ इसमें रूट वर्ड कितना होगा? एथ, क्योंकि 2 कार्बन है। एथ, ठीक है। और सफिक्स क्या होगा? एन। क्यों एन? क्योंकि यहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए एथेन, इथेन नाम है इसका, हम लोग बोलते हैं इथेन। मीथेन के बाद इथेन। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच यू रिक्वायर फॉर द नेक्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ अल्केन। और ये पूरा होमोलोगस सीरीज तुम कंप्लीट कर सकते हो, कोई बड़ी बात है? बिल्कुल नहीं। क्या होगा नेक्स्ट में? इसके बाद प्रिडिक्शन करो थोड़ा। जो तुम्हारा नेक्स्ट मेंबर होगा उसमें कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन स्ट्रक्चर बना सकते हो। पहले तो स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाना सीखो, ये लिखना मत, समझ लेना, क्योंकि आगे तुम्हें कंप्लीट करना है अप टू हेक्स।
यू हैव टू मेक दिस टेबल अप टू हेक्स। तो इसके बाद क्या आएगा, 3 कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन बना दिया। अब सबकी वैलेंसी फुलफिल कर लो। पहले तुमने यू मेड श्योर दैट। सर मैं चाह रही हूँ वो कल 9 CPSC को 40 मार्क्स का टेस्ट दिया है, ऑनलाइन ऑफलाइन में कर दिया। ठीक है, मुझे लगता है कोई ऑफलाइन नहीं। ओके, मैं संडे को रख लेना हूँ। संडे को रखते हैं 40 मार्क्स। हाँ, पेपर सॉल्व है। तो मैं इसमें ही डाल देती हूँ, मुझे लगता है कि प्रेरित होना मैं बाहर जा रहा हूँ आपको बोलेगा तो बाकी लोग मैं ऑनलाइन ही कर सकती चलेगा। 3 कार्बन, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, प्रूव होता है कि क्या है, अल्केन का नेक्स्ट मेंबर है ये। अब ये सबकी वैलेंसी फुलफिल करो। देखो इसकी तो एक वैलेंसी कार्बन के साथ फुलफिल्ड है, बची कितनी, तीनों सिंगल ही होगी क्योंकि हाइड्रोजन आने वाला है। इसकी 2 फुलफिल्ड है, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो बची कितनी, तो एक ऊपर एक नीचे। इसकी कितनी बची, एक ऊपर एक राइट में और एक नीचे। स्केलेटल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्केलेटल स्ट्रक्चर। स्केलेटल स्ट्रक्चर मतलब स्केलेटन। स्केलेटन में डिटेल्स नहीं होती ना, सिर्फ एक ढांचा होता है, उसमें फिर डिटेल्स आती है, तब जाके वो बनता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। स्केलेटल स्ट्रक्चर पहले बना लो, फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बना लो, फिर कंडेंस फॉर्मूला बना लो, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, फिर आईयूपीएसी नेम लो इसका। स्केलेटल स्ट्रक्चर देख के आईयूपीएसी नेम बता सकते हैं अपन। कितने कार्बन है, रूट वर्ड प्रॉप, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है सारे, सफिक्स प्रोपेन, होता है ना गैस प्रोपेन, पता है प्रोपेन फ्यूल है। प्रोपेन तुम्हारी जो फॉर्मूला 1 कार्स होती है ना, रेसिंग, प्रोपेन यूज होता है उसमें। एरोप्लेन का जो फ्यूल होता है उसमें भी मिक्स होता है प्रोपेन। सो दीज आर ऑल फ्यूल्स, मीथेन फ्यूल है, इथेन फ्यूल है, प्रोपेन फ्यूल, सब कॉमन देखा तुमने, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कॉमन है इनका। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब में कुछ ऐसा ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं। फिर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी स्मेल, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो फिजिकल है, दूसरी डेंसिटी, ऐसे कुछ सब सिमिलर है। सारे एक फैमिली से बिलोंग करते हैं। कौन सी फैमिली, अल्केन, द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन। The first homologous series you learned today is alkane. कैसा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? Let me tell you that you don't need to do this thing like at once ऐसा, but the basics जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, अगर इतना भी तुम्हें पता है ना तो you know a lot of things। इसको अच्छे से करो, फिर हम नेमिंग पे जाएंगे, वो तो एक अलग ही है, नेमिंग को कैसे इसको नेम करना है, उसके लिए बहुत सारे रूल्स याद रखने पड़ेंगे तुम्हें। हम देखेंगे कितना है तुम्हारे सिलेबस में, कितना नहीं, और उस हिसाब से करेंगे। बट ये है, ये बेसिक है और ये आना जरूरी है। सो दिस इज द फर्स्ट होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन। उससे पहले एक चीज मैं भूल रहा हूं, एक कॉमन फॉर्मूला है इनका, ये पूरी होमोलोगस सीरीज का, अल्केन्स का, जिसको हमें लर्न करना है। इनका एक फॉर्मूला है विच सेज CnH2n+2। ये जो n है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां भी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। n की जगह 1 डालो, डाला 1, यहां पे n की जगह 1 डालो, कितना आएगा, कितना आया, मतलब n की वैल्यू जब 1 होगी तो कितने कार्बन होंगे, एक कार्बन। एक कार्बन मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, मीथेन की बात कर रहे हैं। तो मीथेन में हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 जो होते हैं, है CH4। n की जगह 2 डालो, C2H कितना होगा, 2 2 4 + 2 6, C2H6 कौन हुआ,
इथेन। N की जगह 3 डालो, C3H8, कौन है ये? प्रोपेन। तो तुम ये फॉर्मूला में N की जगह 1 2 3 4 डाल के कोई भी होमोलोगस सीरीज के मेंबर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो और नाम भी निकाल सकते हो, क्योंकि N पता है तो नेमिंग तो बहुत इजी होगी। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स। जनरल फॉर्मूला बोलते हैं इसको, CnH2n+2। अल्कीन। इसका जनरल फॉर्मूला से शुरू करते हैं हम लोग, है ना। उससे पहले एक चीज बता देता हूं, अल्कीन में देयर इज अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 1, एग्जैक्टली 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एग्जैक्टली 1, एक से ज्यादा नहीं, एक से कम भी नहीं, एग्जैक्टली 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना ही चाहिए, तभी उसको बोलेंगे अल्कीन। ठीक है। दूसरा, इसका जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज CnH2n, +2 नहीं, CnH2n। ठीक है। फर्स्ट मेंबर, अब मैंने क्या बोला इसमें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मस्ट होना ही चाहिए, नहीं होगा तो नहीं चलेगा। मतलब पहला जो मेंबर होगा उसमें सिंगल कार्बन नहीं हो सकता। कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे? यहां पे एक वैलेंसी होगी इसकी, यहां पे एक वैलेंसी होगी। वैलेंसी फुलफिल्ड है? नहीं, तो यहां ऊपर एक वैलेंसी बना देंगे, यहां भी ऊपर एक बना। अब फुलफिल्ड है? अब फुलफिल्ड है। कार्बन की 4 वैलेंसी, 2 कार्बन के बीच में और 2 किसके साथ? यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे कौन? हाइड्रोजन। यहाँ पे कौन? हाइड्रोजन। यहाँ पे कौन? हाइड्रोजन। हो गया, मॉलिक्यूल बन गया। ये क्या बोलते हैं इसको? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। कंडेंस स्ट्रक्चर बता पाओगे? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड मतलब कंडेंस, छोटा, H2C डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसा नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। चलेगा, ये भी चलता है, ये भी चलता है, दोनों कंडेंस्ड है। मैंने ये इसलिए लिखा बिकॉज यहाँ पे एक चीज वेल डिफाइंड है। यू सी दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखता है, तो इसलिए ये याद रहता है। अच्छा, ये हो गया। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H4, है ना। C2H4, डज इट रिसाउंड विद दिस थिंग? N की जगह 2 लिया, H4 आया ऑटोमेटिकली। देखो जनरल फॉर्मूला मैच कर रहा है। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? तो इसमें कितने, सेम आइडिया है, कितने कार्बन है? 2 2 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? एथ। और सफिक्स क्या लगता है? ईन, इथीन। इजंट इट इथीन? यस, इट इज इथीन। मीथीन होता है? मीथीन होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। व्हाई? बिकॉज इट नीड्स एग्जैक्टली 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सो मीथीन होता ही नहीं। स्टार्ट्स विद इथीन। इथीन के बाद कौन आएगा बताओ? प्रोपीन। प्रोपीन के बाद इसको कंप्लीट करना है हेक्सीन तक, तुम्हारा काम है। कर पाओगे? समझा? ये आइडिया समझ गया? होमोलोगस सीरीज कर रहे हो तुम इतना एफर्टलेसली, बहुत टाइम लगता है, समझ में नहीं आता है, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज सिंपल इफ इट इज पुट सिंपली इन फ्रंट ऑफ यू। यू डोंट हैव टू मग दिस अप। ये क्या है, रट्टा मारने की बात है क्या? समझ गया एक बार, इसमें क्या है, इसमें याद रह गया तो हो गया काम। सिर्फ वेल डिफाइंड होना चाहिए स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नेमिंग, IUPAC मेथड से। इसमें और एक चीज होती है विच आई वुड नॉट गिव यू इमीडिएटली, बट और एक लास्ट कॉलम होती है जिसको बोलते हैं कॉमन नेम। मीथेन का कॉमन नेम पता है क्या?
कॉमन नेम क्या होता है पता है? हर कंट्री और रीजन में जनरली उसको कुछ कॉमन नेम से बुलाते हैं, एंड इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी मेथडोलॉजी, इट इज रैंडम। तो कॉमन नेम भी याद रखना है। मीथेन का कॉमन नेम है मार्श गैस। तुम सबका कॉमन नेम निकालोगे, चाहे गूगल से निकालो या विकिपीडिया, तुम्हारी मर्जी, तुम निकालोगे, बिकॉज ये भी तुम्हें याद रखना है कॉमन नेम। इथीन, इथीन का आई थिंक है एसिटिलीन। I'm not sure whether spelling is right or it's not right maybe, but yeah, it is acetylene, गैस होती है एसिटिलीन। ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च को वेल्डिंग में यूज करते हैं, वेल्डिंग, मेटल्स को ज्वाइन करने के लिए, वो है ये इथीन। ठीक है, अल्कीन हो गया। थर्ड होमोलोगस सीरीज इज अल्काइन। कहां पे आ गई मैम? अच्छा, राहुल आया आज। देखो फ्री हो गई, ये तो बाजू वाला भी फ्री है वैसे। ऑल द बेस्ट, हैव फन विद केमिस्ट्री। तुम लोग भी कभी यार इनको बताया करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो तुम लोग पढ़ते हो, तुम्हारा तो फेवरेट है नहीं? ऑर्गेनिक क्या होता है? सिंपल है, किसी का नहीं पता। सिंपल है, अभी के तो सिंपल है। तुम जब 10th में थे तो तुम्हें कैसा लगता था? तो 10 का बेटर। इतना अच्छे से पढ़ाने के बाद भी ये लोग नहीं पढ़ते थे कभी। सिर्फ 10 का अच्छा था। रियली? हाँ, ये तो बहुत प्यारा है। तो ये अच्छा है, गुड गुड, नाइस, एक ही दो है, ऐसे दो है, बट बाय। Alkyne. This is the third homologous series which has got exactly one carbon-carbon triple bond, and its general formula is CnH2n -2 -2। ठीक है, फर्स्ट मेंबर 2 कार्बन होने जरूरी है। ठीक है, सो फर्स्ट मेंबर के पास होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसकी 3 वैलेंसी फुलफिल्ड है, कितनी बची? एक यहाँ पे बची, एक यहाँ पे बची, हो गया स्केलेटल स्ट्रक्चर। यहाँ पे H कंप्लीट डाल दोगे तो हो गया ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। कंडेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? HC ट्रिपल बॉन्ड CH, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H2, CnH2n -2, C की जगह N की जगह 2 डालो, C2 हो गया, और 2n में 2 2 4 -2 2 हो गया, तो C2H2। नाम देंगे इसको, नामकरण कर लो, क्या है इसका नाम? एथाइन, इथाइन। मुझे इसका कॉमन नेम नहीं पता। दैट टास्क आई एम गिविंग यू, यू हैव टू फाइंड द कॉमन नेम्स। ठीक है, सो इथाइन फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन, the second member will be propyne, butene, pentine and so on। ठीक है, homologous series number 3 done। understood, understood or not understood? understood, okay, okay, great। so ये है तुम्हारे हाइड्रोकार्बन्स, जनरल जो मेजर जो बाइफर्केशन है वो। सैचुरेटेड में आते हैं सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में आते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड। व्हाई अनसैचुरेटेड? यू नो, इसका रीजन मैं अभी बता देता हूं। केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं ना इनके हाइड्रोकार्बन्स के, इसमें ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ब्रेक डाउन होके सैचुरेटेड बन जाते हैं। कैसे? ट्रिपल बॉन्ड है
तो ब्रेक डाउन होके डबल बॉन्ड बनेगा, ब्रेक डाउन होके सिंगल बॉन्ड बनेगा, फिर ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। ब्रेक डाउन नहीं हो सकता मतलब सैचुरेटेड। समझ में आया? So when there are like triple or double bond, there is a possibility that they can break down in a course of a chemical reaction. The bonding can convert into a simpler bonding and more spaces or openings can be created where more elements can join and form a simpler hydrocarbon. तो तब जाके वो सैचुरेटेड बन जाता है और ये अनसैचुरेटेड है। ये तुम पढ़ोगे जब केमिकल वाला पार्ट देखेंगे, है कि नहीं शायद है, तो तभी हम करेंगे ये बात। यहाँ पे बुक में क्या पढ़ना है, तो ये कंपैरिजन दी है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की, एक बार ये देख सकते हो तुम। लास्ट वाला पॉइंट ज्यादा अच्छा है। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a single covalent bond and therefore they undergo substitution reaction. This is what I was talking about. Saturated hydrocarbons जो होते हैं they generally are non-reactive, but जब वो react करते हैं तो उनमें कौन सा reaction होता है? Substitution. We'll study this. ठीक है? और unsaturated organic compounds are more reactive because there are double bonds, triple bonds. तो वो break होके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं, तो उसमें कौन सा रिएक्शन होता है? एडिशन रिएक्शन। दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन। वी आर गोइंग टू स्टडी दिस। अब आते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स पे। मैं तुम्हें इसके बारे में भी एक स्टोरी बताता हूं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, थोड़ा टाइम ले रहा हूं मैं तुम लोग का, बट इफ यू डू दिस मच ना, देन योर बेसिक्स आर क्लियर। तो कल तुम पेपर में कुछ तो लिख सकते हो, बट ऑलरेडी तुम्हारे पास है आइडिया, दैट इज रिगार्डिंग तालियां बजा। 9 चैप्टर है, 9। You will not. अच्छा, you are giving me notification like him. One chapter completed. Good, very nice. Keep it up. बाकी एक तो मेटालर्जी है जो हमने किया है, और 2 स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के चैप्टर है। तुम हाथ नहीं लगा रहे हो उसको? करना चाहिए, अच्छे चैप्टर है वो। सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, बहुत लर्निंग, बहुत ये ना, ये सब एक्सक्यूजेस हैं। मैं तुम्हें बताऊं, एक बार चैप्टर में अंदर घुसो, एसिड बेसिस सॉल्ट्स और ऐसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम बचपन से करते आ रहे हो, 7th स्टैंडर्ड से, वही सारी चीजें हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है आगे। जैसे टेस्ट, एक टेस्ट है ब्राउन रिंग टेस्ट, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब बहुत ही सिंपल है, उसको याद रखना। वर्क ऑन दैट। जो याद नहीं रखने वाली बातें वो मैं तुम्हें बता रहा हूं सीधी। ओके, सो द नेक्स्ट इज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, और इसमें तुम्हें कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें कुछ ही चीजें आती है, इसके ऊपर केमिकल रिएक्शंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसके कुछ नाम अगर कभी आ गया सामने तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये 3 टाइप के होते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। एक तो होते हैं साइक्लो अल्केन्स, साइको नहीं है, साइक्लो अल्कीन्स एंड साइक्लो अल्काइन्स। 3 टाइप के साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। साइक्लो अल्केन्स, सी पहली बात तो साइक्लिक मतलब क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स होते हैं, क्लोज चेन होती है। कोई भी क्लोज चेन बनाने के लिए मुझे मिनिमम 3 मेंबर लगेंगे। 3 मेंबर से कम क्लोज चेन कैसे बनाएंगे? वो तो स्ट्रेट चेन बनाएंगे। 3 मेंबर से शुरू होगी क्लोज चेन, मतलब
क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए मिनिमम कितने वर्टेक्स होते हैं? 3. ट्राइंगल इज द क्लोज्ड फिगर हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स. हाउ मेनी वर्टेक्स इट हैज? 3. सो दैट मीन्स साइक्लोअल्केन्स या कोई भी क्लोज चेन कार्बन कंपाउंड में मिनिमम नंबर ऑफ members are 3. So this has got 1 carbon here, 1 carbon here, 1 carbon here. अब हर कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है सिंगल बॉन्ड से? 2. तो कितनी वैलेंसी अनफुलफिल्ड है? 2. तो मतलब यहाँ 2 वैलेंसी, यहाँ 2 वैलेंसी, यहाँ 2 वैलेंसी. ये सारी 2 वैलेंसी में कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा. अच्छा, इसमें 3 कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है. 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? प्रॉप. रूट वर्ड. सारे सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या होगा? लेकिन इसकी तो फैमिली अलग है यार. ये कोई प्रोपेन थोड़ी है, ये तो साइको है, सॉरी साइक्लो है. साइकोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो, आगे साइक्लो लगा देना. साइक्लोप्रोपेन हो गया काम. अच्छा, साइक्लोप्रोपेन तो इसका हो गया IUPAC नेम. स्ट्रक्चर हो गया. कंडेंस स्ट्रक्चर नहीं होता इसमें. कंडेंस स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी होता है. आई एम सॉरी, मैंने कुछ भी बोल दिया. कंडेंस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, C C C और यहां पे आएगा H2 H2 H2, ऐसे लिखेंगे. CH2 CH2 CH2, ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस. What will be its molecular formula? C3H6. तुम बोलोगे सर ये C3H6 तो CnH2n जैसा दिख रहा है, मतलब ये तो हो गया प्रोपीन, है ना? प्रोपीन में भी होता है ना ये सेम फॉर्मूला. दिस इज नॉट प्रोपीन, दिस इज साइक्लोप्रोपेन. Why do they have same molecular formula but different molecular structures? They do have sometimes, because of carbon's ability to create different shapes of bond, it can happen. Propene has a molecular formula of C3H6 as well as cyclopropane. They both have the same molecular formula, so they both are known as isomers. इसको बोलते हैं आइसोमर्स. आइसोमरिज्म के ऊपर अलग से हम लोग बात करेंगे, बट मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूं. आइसोमर्स में क्या होता है पता है? केमिकल कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बट द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. उसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें नहीं है. वो स्ट्रेट चेन है, ये साइक्लिक है, अलग है ना एक दूसरे से, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है. सो दीज आर आइसोमर्स. इनको बोलते हैं आइसोमर्स. आइसोमर्स के बारे में बाद में बात करेंगे. मैंने तुम्हें बताया बिकॉज तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये क्या है, ये कहां से आया. ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन के बाद वाला मेंबर कौन होगा? साइक्लोब्यूटेन. कैसा दिखेगा? क्वाड्रिलैटरल जैसा, है कि नहीं? साइक्लो, उसके बाद साइक्लोपेंटेन, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन एंड सो ऑन. और साइक्लोअल्कीन में क्या होगा? कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा. इसका नाम क्या होगा? प्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन. उसके बाद कौन होगा? साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन एंड सो ऑन. साइक्लोअल्काइन का पहला मेंबर कौन होगा? सही है, सही है. क्या नाम होगा इसका? साइक्लोप्रोपाइन. साइक्लोप्रोपाइन. उसके बाद साइक्लोब्यूटाइन, फिर साइक्लोपेंटाइन एंड सो ऑन. ये भी तुम्हें बनानी है पूरी होमोलोगस सीरीज साइक्लो 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 की, दैट इज अप टू हेक्सीन. साइक्लोहेक्स बेसिकली, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्साइन. ये और एक होमोलोगस सीरीज है, इसमें सब साइक्लिक है. इसमें एक मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं.
Let me tell you this. Do you see this? This is also a cyclic compound. Just a moment. This is also a cyclic hydrocarbon. Don't you think so? But it has a unique structure. First of all, what you can observe is the ring is hexagonal in shape. Plus, it has got alternate double and single bond. Double bond है, फिर single, फिर double, फिर single. 3 single bond, 3 double bond. Do you see that? ऐसी जो hexagonal ring होती है with 3 single and 3 alternate double bonds are known as benzene molecules, which has got a benzene ring. ये benzene ring. और ऐसे जनरली जो कंपाउंड्स होते हैं ना, इट्स जस्ट वन एग्जांपल गिवन टू यू, और कुछ डिटेल नहीं है इसके बारे में अभी. दीज आर नोन फॉर देयर प्लेजेंट स्मेल्स. इनकी स्मेल बहुत अच्छी होती है बेंजीन रिंग्स की. किसी को फिनाइल की स्मेल अच्छी लगती है, किसी को पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है. स्वीट स्मेल होती है ना उसकी. दैट इज ड्यू टू the aroma of this compounds. इनको aromatic compounds भी बोलते हैं. So they have this sweet smell. परफ्यूम होता है ना, परफ्यूम हाइड्रोकार्बन से बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो सर ये नहीं, ये सिर्फ बेंजीन है. उसमें साइक्लो में कहां से आएगा? उसमें तो एक ही डबल बॉन्ड रहता है. इसमें तो ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है. इसको बेंजीन रिंग बोलते हैं. ये अलग है, ये उससे अलग है. ठीक है, ये भी देखो, ये भी ऐसे भी रहते हैं. टोल्यूइन, फिनॉल, नेप्थलीन. नेप्थलीन देख रहे हो तुम? नेप्थलीन के बॉल्स होते हैं. स्मेल देखिए इसकी, प्लेजेंट होती है ना. एरोमेटिक कंपाउंड एंड इट हैज गॉट दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. हेक्सागोनल रिंग ऐसे जॉइंड है, ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड. फिनॉल, फिनॉल जो है ना, एक ऐसी हेक्सागोनल रिंग है और ऊपर OH है. ये फिनाइल होता है ना जो फ्लोर क्लीनर, उसमें होता है. टोल्यूइन, टोल्यूइन इज बेसिकली यूज्ड इन मेनी मेडिसिन्स, डाइज एंड इवन ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन इज TNT, एक्सप्लोजिव. उसमें भी ये कंपाउंड यूज होता है हाइड्रोकार्बन, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी है. सो ये हो गया तुम्हारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स. इसके बाद आता है नेक्स्ट ग्रुप, अल्काइल ग्रुप. और ये इनकी भी एक अलग होमोलोगस सीरीज है, और इनका मैंने नाम दिया है, ये तुम किसी को पता है, आई डोंट नो. इनका मैंने नाम दिया है लंगड़ा त्यागी. लंगड़ा त्यागी. इसके पीछे स्टोरी है, क्यों लंगड़ा त्यागी बोलते हैं इनको? क्योंकि इसकी एक टांग नहीं होती है, ये लंगड़ा है. ये एक ऐसा अल्केन है जो लंगड़ा है. सबको याद होगा ये डांस, नहीं? चप्पल निकालने वाला डांस. हाँ, बट उसका तो कंधा भी टेढ़ा है. नहीं, ये सिर्फ लंगड़ा है. बताता हूं, देखो, ये देखो, ये था पहले, अल्केन हुआ करता था. मेरी एक टांग नकली है, मैं पहले अल्केन हुआ करता था. अब मेरी ये वही है लंगड़ा त्यागी. ये पहले इसका नाम था मीथेन, अब ये हो गया मिथाइल. पहले ये हुआ करता था इथाइल, इथेन, अब हो गया इथाइल. और ये था पहले ब्यूटेन, सॉरी प्रोपेन, प्रोपाइल, ब्यूटेन, ब्यूटाइल. एक टांग, मेरी एक टांग नकली है. ये क्या पूरा डायलॉग में कुछ भी बोलता है यार, वो बहुत फनी है. मीम है ना वो, इट्स अ मूवी, मीम मूवी. ऑलराइट, सो कैसे बनता है ये अल्काइल? तो जनरली ये अल्केन्स एक हाइड्रोजन अपना रिप्लेस कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ.
तो फॉर अ मोमेंट, फॉर टाइम बीइंग वो लंगड़े हो जाते हैं और फिर वहां पे उनको एक नकली टांग लगा दी जाती है। सो मतलब ये एक हाइड्रोजन है ना, वो हट गया अपने उसकी जगह से, मतलब इसकी एक टांग चली गई और फिर उसकी जगह क्लोरीन आ सकता है, फ्लोरीन आ सकता है, कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे बैठ सकता है ये खाली जगह पे। ये जो खाली जगह है ना, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप आएगा। फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में अब अपने को अलग से पढ़ना पड़ेगा। सो यू कैन से दैट alkanes can undergo substitution reaction, and in the process they can lose one hydrogen and they can become langda tyagi and they can form functional groups. मतलब यहाँ पे खाली जगह पे you can have a chlorine or you can have OH alcohol, लंगड़ा त्यागी बेवड़ा भी हो सकता है, अल्कोहल बेवड़ा त्यागी. So that we'll go there. We are not going there right now. It's too much for you to digest. एक दिन में क्या क्या बोल रहे हैं सर, कुछ भी बोल दिया. So this is the outcome of नकली टांग. ये नकली टांग लगाने के बाद ये सब बनते हैं और इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे. Functional groups and isomers. Today I'm not going to teach you. Homologous series, although we have done. If you see the homologous series, it is the family members present in each homologous series of alkane, alkene and alkyne. The next subsequent member. Sorry? हमारे बुक में alkyl group से पहले होगा। हाँ वही होना चाहिए, ये पुरानी बुक है उसमें बाद में दी है. मैंने तुम्हें बताया ना होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, सबका एक जनरल फॉर्मूला होता है. जनरल फॉर्मूला के हिसाब से अगर तुम देखो अल्केन में एक पैटर्न दिखाता हूं तुमको मैं. ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, अच्छा ये कौन है बताना. ये तो हो गया अल्केन. ये कौन है, इथीन. मीथीन होता ही नहीं है. ये कौन है, ये कौन है, ब्यूटी. क्या आप कुछ भी बोल रहे हो बे, ब्यूटी क्या ब्यूटी. अच्छा लगा तुमको, अच्छा लगा तो ठोक दीजिए, ऐसे ठोक दीजिए. ये मस्ट बी थिंकिंग क्या करता है आदमी यार. सो शी नोज मी सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. मतलब her mother and Urmi ma'am, they practically grew up together. मतलब they are childhood friends. और इसको मैंने ऐसा छोटा देखा ऐसा, ठीक है. इसको कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं मैं क्या हूँ कौन हूँ. अब अचानक से शी इज माई स्टूडेंट, तो ये मेरा नया रूप देख रही है. क्योंकि जनरली आई एम वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन. मैं किसी से, है ना, ऐसे ही मेरा तो है बाहर कि मैं बात नहीं करता. मैं ये सब करता हूँ बेटा, ये सब करता हूँ. मैं बात कैसे करूंगा बाहर, मैं ये सब करने में मेरी पूरी एनर्जी चली जाती है. कहां से बाहर मैं फ्रेंड्स बनाऊं बताओ. ये हो रहा है मेरी लाइफ में, राइट. चलो काम कर. C2H2 ये कौन है, इथीन. इथीन, इथाइन, इथाइन, सॉरी सॉरी, इथाइन, इथाइन है, इथाइन है, इथाइन है. अरे यार रुक जा. C3H क्या था, 2n-2 मतलब C3H4. C5H 2n-2 H8 करेक्ट. C6H10 सही है. सो ये सारे हैं तुम्हारे कौन, अल्काइंस. अल्काइंस, अल्कीन्स, अल्केन्स. ओके, अब तुम एक पैटर्न देखो. CH4 है, इसमें मैं प्लस CH2 कर दूंगा. C प्लस C C2, H4 प्लस H2 H6. मैजिक. यहां पे मैं CH2 कर दूंगा, C3H8. यहां पे मैं प्लस CH2 कर दूंगा, C4H6. सॉरी C, एक मैंने मिस किया ना बीच में, C4. ओह मैन, क्या है, मेरा ही पॉकेट हो गया है. क्या कर क्या रहा हूं. एक मिनट रुको, हम लोग यहां पे ऐड करते हैं प्लस CH2. C6H10 यहां पे ऐड करते हैं प्लस CH2. C3H6. मतलब तुम किसी भी होमोलोगस सीरीज के मेंबर में CH2 ऐड करोगे, यू विल गेट द नेक्स्ट होमोलोगस मेंबर ऑफ दैट सेम सीरीज.
That is the beauty of homologous series. Beauty. Okay. ए चुप रहे। जूनियर लोगों को अलाउड नहीं है सब बात करना, ठीक है? सीनियर बैठे पीछे, रिस्पेक्ट देना एकदम, नहीं तो रैगिंग हो जाएगी तेरी। तूने बोला बूटी, अब बूटी पता है सबको क्या होता है? तू कौन सी बूटी के बारे में सोच रहा है? मुझे पता है। अरे यार मत बोल यार, यार यार क्या बोले? अरे यार सर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? That is a way of speaking of who? Who speaks like that? Okay. Okay. What you need to revise and go for the exams are the characteristics of homologous series. ये अलग से दी हुई है तुम्हारी बुक में, तो तुम्हें सिर्फ हर पॉइंट को ध्यान में रखना है कि हर एक मेंबर जो होता है ना होमोलोगस सीरीज का, इट डिफर्स बाय CH2 फॉर्मूला और द मॉलिक्यूलर मास 14। CH2 का मास कितना होता है? 14। H का होता है 1, तो H2 का 2 हुआ, कार्बन का 12 है, 12 + 2 14। तो हर होमोलोगस मेंबर का जो मास है वो 14 AMU से डिफर करता है, इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है सब्सिक्वेंटली। हर एक होमोलोगस सीरीज एक सेम जनरल फॉर्मूला को फॉलो करती है। एवरी मेंबर फॉलोज द सेम जनरल फॉर्मूला। देयर इज ग्रेडेशन इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, the density, the melting point and boiling point, the characteristics, physical or whatever it is, it changes with in a homologous series, it changes slowly. Then they have similar chemical properties, all the members in a single homologous series, they can be prepared by a same general method. तो मतलब तुम अगर, इसका फायदा क्या है पता है? एक तो यार 50 लाख कंपाउंड, 50 लाख, मतलब कोई लिमिट होनी चाहिए यार किसी बात की। हद करते हैं यार, हद करते हैं। कोई है शार्क टैंक फैन? शार्क टैंक कोई नहीं। कमाल करते हो, तहजीब से बात करो यार, कमाल करते हो। 50 लाख। हाँ, हु सब्सक्राइबर्स? दे आर नॉट अ यूट्यूब चैनल, इट्स अ शो, you fool, it's a reality show. So I told you, you fool, see it and then come. Subscriber क्या होता है यार? Okay. Yeah, so 50 लाख कंपाउंड बना दिए। अब सबको कैसे अलग अलग स्टडी करेंगे? तो पागल हो जाएगा आदमी यार। इसलिए होमोलोगस सीरीज बना दी। सीरीज में पहले मेंबर को स्टडी कर लो, बाकी सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर होने वाली है, तो सबको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया होमोलोगस सीरीज का फायदा क्या है? सिग्निफिकेंस दे दिए यहाँ पे, ये भी तुम्हें लर्न करके आने। यू कैन लीव नाउ, नो प्रॉब्लम। ओके, सो सिग्निफिकेंस है, 3 सिग्निफिकेंस है। नेचर ऑफ एनी मेंबर ऑफ दैट फैमिली ऑफ कंपाउंड कैन बी ascertained if the properties of the first few members of that series are known. It helps to predict the properties of even those members of the series that are yet to be prepared. Knowledge of homologous series is useful for the systematic study of organic chemistry since it saves learning time. ठीक है? In an organic compound, the alkyl group, alkyl, langda tyagi, determines mainly the physical properties, whereas the functional group is responsible for the chemical properties or reactivity of the compound. This we are going to study later. So we have completed the first part almost. Functional group बचा है, और तो कुछ बचा नहीं है इसमें। Nomenclature is the next part which we are going to study. कैसे नेमिंग करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को, ये हमें पढ़ना है डिटेल में बहुत अच्छे से। एंड okay, it's not loading somehow, I don't know. ठीक है, सो तुम्हें कोई आइडिया है कि कितना सिलेबस में आ रहा है ये चैप्टर?
Please check right now. Check right now. I'll stop the recording.